Hello everyone. So today we will revise the topic that is infection control, right? This is the topic from unit number 5, right? And before knowing how to control an infection, one should know what actually is infection, how it is caused, right? And what is the mode of transmission of an infection and what is the nature of infection. So these all topics, right, we are going to cover under this part 1 of infection control. So let's start with it. First of all comes definition, right? So what is an infection? So it is the invasion and multiplication of microorganisms such as bacteria, viruses and parasites that are not normally present within the body. ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, एंड व्हेन दे एंटर इनसाइड द बॉडी एंड दे मल्टीप्लाई, ठीक है, इनसाइड द बॉडी of the host, right? And that particular microorganism can be a bacteria, it can either be a virus or a parasite, right? So when there is invasion and multiplication of any of these microorganisms in the body, then that causes the infection, right? Then next comes an infection may cause no symptoms, ठीक है. Sometimes जो infection होता है that does not cause any symptoms and it remains subclinical. उसे हम क्या बोलते हैं, subclinical stage में है वो, when it is not exhibiting any symptoms. But in some cases, like most of the cases, the infection cause symptoms and it becomes clinically apparent, ठीक है, जो कि साइन एंड सिम्टम से हमें विजिबल हो जाता है, हमें पता चल जाता है दैट द पर्सन इज़ इन्फेक्टेड. लाइक अभी आप आजकल देख रहे हो कि कोविड-19 का आउटब्रेक है, राइट? सो इसमें क्या है, सिम्टम्स आपको पता है क्या है, इसके कफ है, स्नीजिंग है, हाई ग्रेड फीवर है, राइट? लेकिन कुछ लोगों में कोरोना वायरस होने के साथ साथ उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, मतलब कि वो पर्सन जो है दे आर एसिम्टोमेटिक, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सब क्लिनिकल स्टेज में है वो, राइट? लेकिन जिनके अंदर सिम्टम्स हैं उनके अंदर हम क्लिनिकली एपरेंट होते हैं सिम्टम्स सारे, जो हम देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, राइट? An infection may remain localized or it may spread through the blood or lymphatic vessels to become सिस्टेमिक, ठीक है. जो इन्फेक्शन है ये लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, एंड इवन इट कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स. हो सकता है कि कई बार एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक ही ये लिमिटेड है इन्फेक्शन, ठीक है, बट इन सम केसेस इट मे स्प्रेड थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स टू बिकम सिस्टेमिक. सिस्टेमिक का मतलब क्या है कि और बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको भी ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, और स्प्रेड हो जाएगा बाकी ऑर्गन्स में भी. माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट लिव नेचुरली इन द बॉडी आर नॉट कंसिडर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है. अब जैसे हमारी इंटेस्टाइन है या माउथ है, ठीक है, उसके अंदर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फ्लोरा है हमारा गट का फ्लोरा है, ठीक है, लेकिन वो जो है वो पैथोजेनिक नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड इन्फेक्टिशियस, राइट, क्योंकि दे डू नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन टू आवर बॉडी, राइट. देन नेक्स्ट कम्स what causes an infectious disease. So what are the causes, like why the infectious disease has arise or has started, right? So infection is caused by microorganisms and these microorganisms can either be a bacteria or a virus or a parasite or a फंगस, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो इन्फेक्शन कॉज होता है एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन ईदर बी अ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट. Then conditions required for infection to spread from one person to another, right? So there are some conditions जिसमें कि जो infection है it can be transmitted from one person to another, ठीक है. Like number 1 condition है one person must be infected with the microorganism, ठीक है. So जिस पर्टिकुलर पर्सन ने उस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिट करने के लिए ज़रूरी है कि वो इन्फेक्शन जो है उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. सेकेंड है द अदर पर्सन मस्ट बी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन विद दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो जिस पर्सन में उस पर्सन सपोज एक्स है, पर्सन एक्स है एंड ही इज़ इन्फेक्टेड विद द इन्फेक्शन, ठीक है, और उसने ये ट्रांसमिट करना है पर्सन वाई के अंदर, ठीक है. तो जो वाई पर्सन है, जो पर्सन वाई है, वाई मैंने उसको नेम दे दिया है, ठीक है. सो अगर वाई पर्सन है
वो पर्सन जो है वो ससेप्टिबल होना चाहिए उस इन्फेक्शन के लिए। ससेप्टिबल का मतलब क्या है, उसके अंदर लाइक आप कह सकते हो कि ही शुड बी प्रोन टू दैट इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब उसकी इम्यूनिटी जो है वो फेवर नहीं करनी चाहिए कि उसको वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर वाई पर्सन शुड मस्ट बी ससेप्टिबल टू हैव दैट इन्फेक्शन। देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू लीव द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अब जैसे वो एक्स पर्सन है, ठीक है, एक्स पर्सन को सपोज इन्फेक्शन हुआ है, तो वो दूसरे के अंदर वाई पर्सन में उसने पर्सन वाई के अंदर उसने ट्रांसमिट करना है इन्फेक्शन को, ठीक है। तो वो जो इन्फेक्टिशियस एजेंट होगा यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक्स पर्सन की बॉडी से निकल के वाई पर्सन तक जा सके, ठीक है। समझ में आया। कई बार क्या होता है, सिर्फ फीवर है, फीवर जो है इट इज़ नॉट कंटेजियस। लाइक सपोज इफ़ द एक्स पर्सन इज़ हैविंग फीवर, ठीक है, तो वो अपने फीवर को हाथ लगाने से ही नहीं दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट कर देगा उसे, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिस वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन को फीवर हुआ है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक्स पर्सन में से वाई पर्सन तक जाने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है लास्ट कंडीशन, द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने उस पर्सन को इन्फेक्ट किया है, पर्सन एक्स को, ठीक है, उसके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, डिसीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, डिसीज़ कॉजेशन कैपेसिटी, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, विरुलेंस। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी विरुलेंस जो है वो हाई होनी चाहिए, तभी वो दूसरे पर्सन को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट कम्स some definition. So before controlling how to know, like before knowing how to control an infection, one should know the some major terminologies which is used in terms of like infection or disease causing process, right? So first of all comes disease. What actually a disease is, ठीक है। So disease is any deviation from a condition of good health and well-being, ठीक है। गुड हेल्थ और वेल-बींग से अगेन नॉर्मल क्राइटेरिया है, राइट। तो इससे अगर किसी भी तरह की डेविएशन होती है किसी पर्सन में, तो दैट मीन्स ही इज़ अफेक्टिंग फ्रॉम अ डिसीज़, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़, राइट। देन कम्स इन्फेक्टिशियस डिसीज़। दोनों में डिफरेंस है, डिसीज़ अलग है और इन्फेक्टिशियस डिसीज़ अलग है। अ डिसीज़ कंडीशन कॉज्ड बाय द प्रेजेंस और ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टिशियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट, ठीक है। इन्फेक्टिशियस डिसीज़ क्या होगा, अगर उस वेल बींग, उस पर्सन की गुड हेल्थ में डेविएशन आई है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्टिशियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यू कैन से पैरासाइट, तब हम उसे बोलेंगे इन्फेक्टिशियस डिसीज़। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको इसमें, डिसीज़ में एग्जांपल इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। डायबिटीज़ जो है ठीक है, उसमें क्या होता है, देयर विल बी हाई ब्लड शुगर, ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट अकरिंग ड्यू टू एनी इन्फेक्टिशियस प्रोसेस। डायबिटीज़ का कॉज जो है वो इन्फेक्टिशियस प्रोसेस नहीं है, तो वो क्या है, एक डिसीज़ है जिससे कि क्या होता है, किसी पर्सन की हेल्थ के अंदर, मतलब उसकी नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस के अंदर वेरिएशन आने लग जाती हैं, ठीक है। अब इन्फेक्टिशियस डिजीज़ में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे टीबी। टीबी क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ अकरिंग ड्यू टू मायोबैक्टीरियम बैसिलाई, ठीक है। सो जो टीबी है दैट इज़ अकरिंग ड्यू टू द बैक्टीरिया, ठीक है, दैट इज़ अकरिंग ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्वेजन, राइट। तो उसे हम इन्फेक्टिशियस डिसीज़ बोल रहे हैं। अब डिसीज़ क्या है, डायबिटीज़, जैसे आपको बताया मैंने अभी, ठीक है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये क्या है, डिसीज़ कंडीशन है, क्योंकि इसमें पर्सन की जो नॉर्मल हेल्थ है, ठीक है, वो उसमें वेरिएशन आ जाती है, बट दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया होगा आई होप आपको अभी। देन नेक्स्ट आता है पैथोजेनिसिटी एंड विरुलेंस, ठीक है। पैथोजेनिसिटी क्या होता है, ठीक है। सो पैथोजेनिसिटी इज़ एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोब टू कॉज डिसीज़। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर डिसीज़ कॉज करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, दैट डिफाइंस द पैथोजेनिसिटी। एंड दिस टर्म इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब और कंपेयर द स्पीशीज़, ठीक है। ये जो टर्म है पैथोजेनिसिटी, ठीक है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ को कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे कि अब कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की स्पीशीज़ है जो कि ये कॉज करती है कोविड-19 जो आउटब्रेक हुआ है, ठीक है। सो ऐसे ही डिफरेंट स्पीशीज़ को कंपेयर करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको किस चीज़ के साथ उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर
पैथोजेनिसिटी कि किस स्टेन के अंदर या किस स्पीशीज़ के अंदर कितनी कैपेसिटी है डिसीज़ को कॉज करने की, राइट। देन नेक्स्ट कम्स विरुलेंस, ठीक है। विरुलेंस क्या होता है? डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी, मतलब आप कह सकते हो परसेंटेज है डिसीज़ कॉज करने की, राइट, पैथोजेनिसिटी कॉज करने की। सो दैट इज़ विरुलेंस। दिस टर्म इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब और कंपेयर स्ट्रेन्स विद इन अ स्पीशीज़, ठीक है, विद इन अ स्पीशीज़, राइट। तो पैथोजेनिसिटी और विरुलेंस में क्या डिफरेंस है? पैथोजेनिसिटी में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को कि वो कितने उस पर कैपेसिटी है डिसीज़ कॉज करने की, राइट। और विरुलेंस का मतलब क्या है? सेम स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, कोरोना वायरस में बहुत तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो कौन से स्ट्रेन के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है डिसीज़ कॉज करने की, उसे हम क्या बोलेंगे? विरुलेंस। तो विरुलेंस का मतलब क्या है? विच हेल्प्स इन कंपेयरिंग द पैथोजेनिसिटी विद इन अ स्पीशीज़, ठीक है, एक स्पीशीज़ के अंदर। और पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या है? विच इज़ यूज टू कंपेयर और डिस्क्राइब द disease causing capacity with different species, right. Then next comes acute infection versus chronic infection, ठीक है। acute infection क्या होता है? ये हम डेफिनेशन से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हम कई बार बोलते हैं दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट इन्फेक्शन, या हॉस्पिटल में आपकी भी पोस्टिंग लगी थी तो आपको आपने पढ़ा होगा उन पेशेंट की फाइल्स के ऊपर भी, है ना, डॉक्टर्स ने नोट लिखे होते हैं दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड दिस पर्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट इन्फेक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक? Acute infection is an infection characterized by sudden onset, rapid progression and often with severe symptom. Acute का मतलब क्या है? जिसमें एकदम से साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो अराइज हो जाते हैं और एकदम से डिसीज़ जो है वो मतलब रैपिडली, ठीक है, फास्ट रेट पे प्रोग्रेस करता है और सिम्टम्स इसके अंदर सीवियर आते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू क्रॉनिक इन्फेक्शन। देन कम्स क्रॉनिक इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड ऑनसेट एंड स्लो प्रोग्रेशन, ठीक है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या होता है? जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो थोड़ा कंपैरेटिवली लेट आते हैं, डिलेड होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्यूट इन्फेक्शन, एंड इसका जो प्रोग्रेस ऑफ डिसीज़ है क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर वो भी स्लो होता है इन कंपैरिजन टू एक्यूट इन्फेक्शन, राइट। देन नेक्स्ट कम प्राइमरी इन्फेक्शन वर्सेस सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब होता है एनी इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन एन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल, कि एक पर्सन है, सपोज पर्सन एक्स है, ठीक है, ही इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज़, ठीक है, अभी ही इज़ प्रेजेंटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज़। तो अगर वो पर्सन जो है वो डेवलप कर लेता है इन्फेक्शन को, तब हम उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन, कि पहले उसे कोई डिसीज़ नहीं था और अभी उसने इन्फेक्शन जो है वो आप बोल सकते हो कि उसने इन्फेक्शन से वो सफ़र हो रहा है, दैट इज़ प्राइमरी इन्फेक्शन। देन कम्स सेकेंडरी इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल हु इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद अ डिफरेंट पैथोजन, ठीक है, कि पहले से ही उस पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्शन था और फिर उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हुआ, ठीक है, और जिसकी वजह से उसको और इन्फेक्शन जो है किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी उसको दोबारा से इन्फेक्शन हो गया। सो दैट इज़ सेकेंडरी इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल हु इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद अ डिफरेंट पैथोजन, ठीक है। सो दैट इज़ सेकेंडरी इन्फेक्शन। देन कम्स लोकलाइज्ड वर्सेस सिस्टेमिक इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन आपको अभी बताया मैंने। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो पर्टिकुलरली एक लोकेशन या एक रीजन में या एक एरिया में लिमिटेड हो। और सिस्टेमिक का मतलब क्या है? जो उस पर्टिकुलर एरिया से ब्लड वेसल्स या लिम्फ सप्लाई के थ्रू और ऑर्गन्स के अंदर और रीजन्स के अंदर स्प्रेड हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक इन्फेक्शन, मतलब जिसमें और सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। देन कम्स क्लिनिकल इन्फेक्शन वर्सेस सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। ये भी अभी हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ी है इन्फेक्शन की, उसमें हमने डिस्कस किया है। क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है?
क्लिनिकल इन्फेक्शन के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं एंड डिटेक्टेबल होते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स होंगे दैट कैन बी इजीली डिटेक्टेबल एंड ऑब्जर्वेबल। सब क्लिनिकल में क्या होगा, जिसके अंदर सिम्टम्स बहुत ही कम होंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे, दैट विल बी अ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन स्टेज। ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स opportunistic infections। ठीक है, an infection caused by microorganisms that are commonly found in the host environment, and this term is often used to refer to infections caused by organisms in the normal flora। ठीक है, opportunistic infections में क्या होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नॉर्मली होस्ट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो भी इन्फेक्शन कॉज करने लग जाते हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जैसे कि HIV एड्स में होता है। HIV एड्स में क्या होता है, पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि उसको उसके साथ और इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सो दैट आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। Then there is like you can say some terminologies, ठीक है, which shares the same suffix like emia। ठीक है, तो उसको हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है आपका बैक्टीरियमिया। ठीक है, ईमिया का मतलब क्या है, द सफिक्स ईमिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिशियस एजेंट इन द ब्लड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिशियस एजेंट इन द ब्लड, राइट। सो बैक्टीरियमिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिशियस बैक्टीरिया। वायरीमिया का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिशियस वायरस। फंजाइमिया का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिशियस फंगस। देन सेप्टिसीमिया का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिशियस एजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। वो इन्फेक्टिशियस एजेंट कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी, फंजाई भी, पैरासाइट भी। ठीक है, देन कम्स आइटिस, सफिक्स आइटिस। ठीक है, जिन वर्ड्स के पीछे ITIS लगता है, ITIS स्टैंड्स फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, जैसे कि फेरेंजाइटिस है, दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरेंक्स। एंडोकार्डाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स। देन है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो आइटिस जहाँ जिस भी वर्ड के पीछे लगा है दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, राइट। Then terms come epidemiology. What is epidemiology? So it is the study of the transmission of disease। ये आपने कम्युनिटी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, epidemiology क्या होता है कि एक डिसीज़ जो है वो कैसे ट्रांसमिट हो सकता है या होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर epidemiology। Then comes communicable disease। Communicable diseases are those that can be transmitted from one individual to अनदर। ठीक है, जो कि एक पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से दूसरे को, हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है। देन है कंटैजियस डिसीज़। सो अ कम्युनिकेबल डिसीज़ दैट इज़ ईजिली स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। कंटैजियस डिसीज़ कौन सा है, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि COVID-19 है। ठीक है, देन दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, अ डिसीज़ दैट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को नहीं हो सकता। ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है एक हेल्दी पर्सन को अगर नहीं इन्फेक्ट कर सकता है उस डिसीज़ के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। जैसे कि डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ किस में आएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में। देन कम्स एंडेमिक डिसीज़। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जब कोई डिसीज़ जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ एंडेमिक डिसीज़। ठीक है, देन कम्स एपिडेमिक डिसीज़, अ डिसीज़ कंडीशन प्रेजेंट इन अ ग्रेटर देन यूजुअल परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, दैट इज़ एपिडेमिक डिसीज़। देन कम्स पेंडेमिक डिसीज़। पेंडेमिक में क्या आएगा, एन एपिडेमिक अफेक्टिंग अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफन ऑन अ ग्लोबल स्केल। आजकल हम सुन रहे हैं कि WHO ने क्या किया है, COVID-19 आउटब्रेक को पेंडेमिक अनाउंस किया है। पेंडेमिक का मतलब क्या है कि वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है। ठीक है,
दैट इज़ पेंडेमिक। तो एंडेमिक का मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जनवरी मंथ में, दिसंबर लास्ट में हुआ था वैसे, और नोटिस हुआ था जनवरी में, ठीक है। तो वुहान सिटी में हुआ था, सिर्फ चाइना का जो वुहान सिटी है ना, सिर्फ वहीं तक लिमिटेड था। देन एपिडेमिक कब हुआ, जब वो और ज़्यादा लोगों को वुहान सिटी में अफेक्ट करने लग गया, ठीक है। थोड़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो, स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड होने लगी, देन दैट इज़ एपिडेमिक। पेंडेमिक कब, जब चाइना से और स्टेट्स के अंदर ये और स्टेट्स में और कंट्रीज़ के अंदर ये स्प्रेड हो गया, तो वर्ल्ड वाइड इसका स्प्रेड हो गया, ग्लोबल स्केल के ऊपर स्प्रेड हो गया, दैट इज़ पेंडेमिक। देन नेक्स्ट डेफिनेशन कम्स फॉर रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन। ये आपने चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ा है टॉपिक, ठीक है, उसके अंदर आता है रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन। सो रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, सोर्स ऑफ एन इन्फेक्टिशियस एजेंट, ठीक है। तो रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि वो इन्फेक्टिशियस एजेंट जो है कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, दैट इज़ रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन। देन कम्स कैरियर, एन इंडिविजुअल हु कैरीज एन इन्फेक्टिशियस एजेंट विदाउट मैनिफेस्टिंग सिम्टम्स येट हु कैन ट्रांसमिट द एजेंट टू अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। कैरियर, ये भी मैं आपको कोविड-19 का इसमें एग्जांपल देख के बताऊंगी अभी। कैरियर के अंदर क्या है, कोविड-19 में क्या होता है, कुछ पर्सन्स कांटेक्ट में आते हैं वायरस के, बट दे रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है, उनमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट उनके अंदर अगर सिम्टम नहीं आए, दैट डजंट मीन कि वो अपना इन्फेक्शन किसी और को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन क्या है, कैरियर है, उसके अंदर कोरोना वायरस का जो है स्टेन प्रेजेंट है, बट वो एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम उसके अंदर कुछ नहीं आ रहे, पर उस पर्सन को भी क्वारंटाइन रखते हैं हम, क्यों, क्योंकि उसमें अभी भी कैपेसिटी है विदाउट एनी सिम्टम्स, ठीक है, विदाउट एग्जिबिटिंग एनी सिम्टम्स, वो फिर भी दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर सकता है, दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, दैट इज़ अ कैरियर। देन आता है फोमाइट्स, any inanimate object capable of being an intermediate in the indirect transmission of an infectious agent, ठीक है। फोमाइट्स, फोमाइट्स का मतलब क्या है, जो मेटल सर्फेसेस से, ऑब्जेक्ट से, ठीक है, अगर वो मेटल सर्फेसेस या वो ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्फेक्टेड है, फोमाइट्स प्रेजेंट है उस पर, ठीक है। तो और एक हेल्दी पर्सन उनको अगर टच कर लेता है तो उसके अंदर भी वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट, फोमाइट्स। देन कम्स एनिमल वेक्टर्स, ठीक है। एनिमल वेक्टर्स में आता है एन एनिमल दैट कैन ट्रांसमिट एन इन्फेक्टिशियस एजेंट टू ह्यूमन, ठीक है। एनिमल, कोई एनिमल है वो ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्टिशियस एजेंट को ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि पिग्स होते हैं, ठीक है, इवन दे कैन ट्रांसमिट सम इन्फेक्शंस टू द ह्यूमंस। सो वो किस में आते हैं, एनिमल वेक्टर्स बन जाते हैं वो, जो कि कैपेसिटी रखते हैं इन्फेक्टिशियस एजेंट को ह्यूमंस में ट्रांसमिट करने की, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स मोड ऑफ डिसीज़ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है कि किस तरह से जो डिसीज़ है वो ट्रांसमिट होता है। तो दो तरीके हैं इसके, वन इज़ डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ डिसीज़ ट्रांसमिशन, अनदर वन इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर आपका आता है डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है, और जैसे कोविड-19 में आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, कोविड-19 में क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी है उसके अंदर और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसी है, अगर सपोज़ एक्स पर्सन को कोविड-19 है, ठीक है, और उसने स्नीज़ किया या कफ़ किया, ठीक है, या उसने कफ़ करते हुए अपने हैंड से माउथ को कवर किया और उन्हीं हैंड से उसने दूसरे पर्सन से हैंड शेक कर लिया, तो वो पर्सन वाई को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। देन एग्जांपल्स इसकी आ जाती हैं डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट और एयरबॉर्न, ठीक है। एयरबॉर्न भी होता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, ठीक है, दैट इज़ लाइक उसको माना गया है कि एयरबॉर्न है। एंड बीच में WHO ने ये भी अनाउंस किया था कि हो सकता है कि जो कोरोना वायरस है दैट इज़ ऑल्सो लाइक एयरबॉर्न, बट अभी इसके ऊपर कन्फर्मेशंस नहीं हुई हैं, ठीक है। बट एयर में ट्रेवल कर सकते हैं कोरोना वायरस के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोरोना वायरस, ठीक है, वो एयर में ट्रेवल कर सकता है, एंड इट इज़ वायबल फॉर सम लाइक फ्यू मिनट्स, है ना। तो इस तरह से
देन फ्रॉम मदर टू फीटस भी ट्रांसमिट हो सकता है। अब कोरोना वायरस का तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मदर से फीटस में ट्रांसमिट होने के उसके दिखा गया है, क्योंकि पीछे केसेस आए हैं कि मदर जो थी शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस, बट उसका जो बेबी था वो हेल्दी था, तो इसमें हम वो एग्जांपल नहीं पुट कर सकते। मदर टू फीटस में हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन में एग्जांपल दे सकते हैं आपकी, जैसे कि HIV एड्स, ठीक है, हो सकता है मदर टू ट्रांसमिशन, मदर टू फीटस ट्रांसमिशन हो सकता है ईदर थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। और सम डिसीजेज कैन ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फीटस वाया द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आते हैं, जो डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होते हैं। एग्जांपल्स जैसे आ जाती है इसमें डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट या एयरबॉर्न, ठीक है, या फिर फ्रॉम मदर टू फीटस। मदर टू फीटस में कैसे आएगा एग्जांपल आपका, लाइक थ्रू प्लेसेंटल ट्रांसमिशन और थ्रू ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन, ठीक है। देन आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपका आ जाता है फूड एंड वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन, फोमाइट्स, एनिमल वेक्टर्स, ठीक है। ये किस में आते हैं आपके इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, फूड एंड वाटरबॉर्न आ जाएगा आपका ट्रांसमिशन। देन फोमाइट्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मेटल सर्फेसिस पे अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है और हेल्दी पर्सन उस सरफेस को टच कर लेगा, ठीक है, तो उसके अंदर वो इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। और एनिमल वेक्टर्स जो एनिमल से ह्यूमन में कॉज करते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं आपके इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में। द नेक्स्ट कम्स स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट कम्स स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। सो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में आपकी फर्स्ट स्टेज आती है, दैट इज़ एंट्री ऑफ द पैथोजन। जो पैथोजन होगा वो एंटर करेगा, ठीक है, होस्ट के अंदर। देन कोलोनाइजेशन, ठीक है, कोलोनाइजेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन विल बी देयर यूजुअली एट द साइट ऑफ द एंट्री। देन इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है पहले तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड हम क्या बोलते हैं कि जब एंटर कर गया है पैथोजन और जब तक सिम्टम नहीं आए, ठीक है, वो क्या होता है हमारा incubation period. So between the initial contact with the microbe and the appearance of the first symptom, that is incubation period. Then next comes prodromal symptoms. Stage 4 क्या होती है इसकी infection की, that is prodromal symptom. That means कि initial symptoms will start to arise, ठीक है। देन नेक्स्ट है इन्वेसिव पीरियड। इन्वेसिव पीरियड के अंदर व्हाट विल हैपन, देयर विल बी इंक्रीजिंग इन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम। जो सिम्टम 4th स्टेज में आए थे, अब इसमें क्या होगा, इन्वेसिव पीरियड में उनकी सीवियरिटी ज़्यादा हो जाएगी, पेशेंट को फीवर होगा, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग एक्सपीरियंस करेगा इन्फेक्टेड पर्सन, देन देयर विल बी टिश्यू डैमेज एंड देयर विल बी spread of the infection to the other sites and even it can lead to acne, that is fastidium. fastidium क्या है कि पीक पे होते हैं सिम्टम्स इसके अंदर, ठीक है। So these were the stages of infection: entry of pathogen, colonization, incubation period, prodromal symptom and invasive period. Then modes of transmission, अभी जो आपको बताए थे ये सेम स्लाइड है उसके लिए ही, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, हैंड्स, वेक्टर बॉर्न, नोजोकोमियल। नोजोकोमियल हमने डिस्कस नहीं किया। नोजोकोमियल होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, दैट इज़ नोजोकोमियल। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में आपका आज का टॉपिक में लास्ट टॉपिक हमने जो स्टडी करना है, दैट इज़ नेचर ऑफ इन्फेक्शन। सो नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस। So microorganisms are small living microorganisms that are not visible to the naked eye. They are very small in size, तो हम इसको अपनी आँख से, खुली आँख से नहीं देख सकते। पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज़, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिसीज़ कॉजिंग कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। नॉन पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कॉज डिसीज़ एंड दे कैन बी बेनिफिशियल, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गट फ्लोरा होता है, ठीक है। दे आर हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हेल्दी क्यों, बिकॉज दे आर नॉट कॉजिंग एनी डिसीज़ टू आवर बॉडी, तो उन्हें हम नॉन पैथोजेंस बोलते हैं। देन नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। At times, a microorganism that is beneficial in one body system can become pathogenic when it is present in another body system. कुछ कई बार क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है बट
इट कैन बिकम पैथोजेनिक जब वो किसी और की बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर प्रेजेंट है इकोलाई, ठीक है, हमारे गट के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज़ बेनिफिशियल एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर नेचुरल फ्लोरा। बट अगर ये इकोलाई यूरिनरी सिस्टम के अंदर है देन इट कॉजेज़ एन इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिशियल है एक बॉडी सिस्टम के लिए, बट अगर वो दूसरी बॉडी सिस्टम के अंदर एंटर करता है, बॉडी पार्ट के अंदर एंटर करता है, तो इट कैन बिकम पैथोजेनिक, जैसे कि इकोलाई। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में है तो इट इज़ बेनिफिशियल एंड इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द यूरिनरी सिस्टम इट कैन कॉज इन्फेक्शन। Then non-pathogens. Some microorganisms can be beneficial in other kinds of environment, like support the production of bread, cheese, yogurt, beer, several other foods and beverages, ठीक है। अब environment के अंदर भी कुछ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि ब्रेड जो हम खाते हैं ना, ठीक है। सो दैट इज़ मेड अप ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कैसे होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चीज़ हम खाते हैं, योगर्ट खाते हैं, बियर जो मैन्युफैक्चर होती है दैट इज़ ऑल्सो बाय फर्मेंटेशन। तो ये क्या है? नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द हेल्थ ऑफ सॉइल फॉर फार्मिंग, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो कुछ नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर इकोसिस्टम। So thank you very much. Hope this revision session is clear to all of you. Still, if you are having any doubt, please feel free to ask any queries anytime. Thank you so much.